हेलो स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ और अब हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 10। ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले भी मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल कराया है, लेकिन उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का इंट्रोडक्शन और फील्ड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ हम कुछ डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर क्या चीज़ लगती है। ठीक, बेसिकली उसके ऊपर क्या लग रहा होता है, टॉर्क लग रहा होता है। तो इसी को हमें अब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, कि कैसे टॉर्क लगता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, कैसे आता है। ठीक, और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है आगे चल के। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या होता है। देखो इसका ना बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हम इसको ऐसे करेंगे कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक, ये मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं दो डिफरेंट केसेस में कर सकता हूँ। ठीक, कैसे करेंगे, मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पहले तो हम इसको रखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, फिर हम इसी डाइपोल को रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फिर दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब भी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ तो याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कुछ ऐसे, ये देखो, ये मैंने लाइन खींची है जिनके बीच इक्वल स्पेसिंग है इस तरीके से। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दूं, ठीक है, एक डाइपोल रख दूं, तो इस पे क्या असर पड़ेगा, ये डाइपोल पे क्या ये लीनियरली आगे जाएगा या ये घूमने लगेगा। ठीक, तो इसी चीज़ को हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर दूसरा केस हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसी डाइपोल को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ना कुछ इस तरीके से है, ये देखो ऐसे करके जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अगर मैं इसमें एक डाइपोल को रखता हूं, तब वहां पर कैसे कैसे उस पर क्या क्या चीज़ आएंगी, क्या वो रोटेट करेगा या वो सीधे भी जाएगा। ठीक, इन सब चीज़ के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पार्ट 2। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पहला टॉपिक मेरा यही है, क्या होगा अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसके अंदर प्लेस कर दूं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दूं, तो उसके अंदर क्या क्या होगा। चलो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक, और मैं इसको एक नोट्स टाइप में करा रहा हूँ, आई होप आप इसको ना ऐसे ही उतार लेना ताकि तुम्हारे नोट्स भी बन जाए इसमें। तो देखो, कंसिडर an electric dipole is placed in uniform electric field, ठीक, as shown in figure। ठीक, तो जैसा फिगर में दिखाया गया है, सपोज करो वैसे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा। अब फिगर कहाँ है, देखो फिगर ऐसे बनानी है, क्योंकि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस पढ़ रहे हैं ना। तो याद रखना, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, ये होती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो इसको आगे करते हैं। तो मान लो ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से। ठीक, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म कैसे पता चला, देखो इक्वल स्पेसिंग है इनके बीच। ठीक, जब भी इक्वल स्पेसिंग होती है तो कहते हैं वहां पर कि वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म ई। ठीक है, अच्छा एक और चीज और, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं यहाँ पर क्या रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या रखा होगा, नेगेटिव चार्ज,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव साइड में इंटर करती है। तो यहाँ पर जब भी मैं ऐसी फील्ड बनाऊँ तो समझ लेना कि यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, और यहाँ पर क्या रखा होगा, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से। ये एक समझने का तरीका है। ठीक, तो अब मुझे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखना है, एक डाइपोल रखना है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, क्योंकि यही समझने वाली चीज़ है। तो ये एक डाइपोल है, देखो यहाँ नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, हमने पढ़ रखा है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को ना हम हमेशा 2a लेते हैं, याद रखना। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ से कहाँ जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा था ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ जाती है, तो उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो मैंने ये देखो एक वेक्टर बना दिया जिसको मैंने डाइपोल मोमेंट का है। ठीक, और वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। एक और चीज़ हमने यहाँ पर ये भी देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस एंड से इस एंड तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक, मान लो डाइपोल और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये जो एंगल है ना, ये मान लो कितना एंगल है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ठीक है, और कैसे सोच सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में। कैसे भी सोच लो, चाहे इससे सोच लो चाहे इससे सोच लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होगा। ये देखो मैंने एक फोर्स दिखा दिया। ठीक, ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स कितना है, प्लस QE, राइट। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस नेगेटिव को क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। कैसे भी सोचो, डायरेक्शन एक ही आनी है। तो ये देखो ये डायरेक्शन आ गई। ठीक, ये वाली ये डायरेक्शन आ गई। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, -QE। ठीक, अच्छा ये +QE और -QE कैसे आया, देखो फोर्स के दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक, एक तो कूलम ने बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², राइट। एक तो ये फॉर्मूला हम फोर्स का लगा सकते हैं, लेकिन इसमें जरा देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही गिवन है। मतलब ये फोर्स का फॉर्मूला मुझे किसकी टर्म में चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। अब क्या, जरा ध्यान से बताना, क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, F 1/4πε0 Q1/r², ठीक, इंटू Q2। ध्यान से देखो ये जो फॉर्मूला है ना, इतना फॉर्मूला ये इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। तो F इजकल टू क्या लिख सकते हैं, Q2 की जगह मैं Q लिख रहा हूँ, और ये जो थी हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड QE। तो फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में क्या आएगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। आई होप आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से और डिटेल में। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था, है ना। डायग्राम कैसा था, ये पॉजिटिव थी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, ये समझने के लिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको क्या लग जाए, थोड़ा इजी लगे ये। ठीक, इजी लगेगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर हमने क्या रखा था, यहाँ पर हमने एक डाइपोल रख दिया था। तो ये था हमारा नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, और इस पे फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में। ठीक, और इस पे फोर्स लग रहा था, इस पे फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो फोर्स था इसको मैंने नाम क्या दिया था, +QE। ठीक, क्योंकि देखो फोर्स का फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स का फॉर्मूला में एक चार्ज पे कितना लगता है, QE, ऐसा भी लिख सकता हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, -QE, राइट। तो और डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ थी, डाइपोल मोमेंट जाती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये तो ये थी हमारी डाइपोल मोमेंट। ये देखो ये मैं P से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हमारी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये सारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो जा रही है। ठीक, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई थी, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आई होप इतना तो हम कर चुके थे। ठीक है, फिर से वहीं यहाँ पर क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर रहा होगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है कि इस डाइपोल पे ना नेट फोर्स कितना लग रहा है, राइट। तो देखो इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है। अगर मैं
फोर्स की बात करूं किस पे, फोर्स इस पे कितना लग रहा है प्लस क्यू चार्ज पे, तो क्या बोलूंगा, फोर्स प्लस क्यू चार्ज पे कितना लग रहा है क्यू ई, सो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ठीक, कितना होगा, वो फोर्स होगा क्यू ई प्लस का, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव पे बताओ कितना फोर्स लग रहा है इस नेगेटिव पे, तो आप क्या बोलेंगे, तो बहुत इजी है, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज कितना होगा, एफ माइनस क्यू से डिनोट करेंगे और ये होगा माइनस क्यू ई। अब बताओ अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है इस डाइपोल पे, ये जो डाइपोल रखा हुआ है ना इस पे नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्सेस को ऐड करना पड़ेगा, है ना। सो नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, on electric dipole placed in uniform electric field। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना। तो एफ नेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ नेट निकालने के लिए मुझे एफ प्लस क्यू वाला के साथ ऐड करना पड़ेगा एस माइनस क्यू वाला, ठीक। तो यहां पर देखो ये वाला फोर्स प्लस क्यू वाला फोर्स कितना था, प्लस क्यू ई, ठीक। सिमिलरली नेगेटिव पे कितना लग रहा है, माइनस क्यू ई, तो ये हो गया माइनस क्यू ई। तो ये इससे जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब एफ नॉट कितना लग रहा है, जीरो। यहां से देखो क्या पता चल रहा है, यहां से ना बहुत अच्छी चीज पता चल रही है, जब भी किसी चीज पे नेट फोर्स जीरो लगता है, याद करो अगर 11 में हमने पढ़ा है कि अगर किसी चीज पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है, मतलब फोर्स ही नहीं लग रहा, तो क्या वो चीज आगे मूव कर सकती है या पीछे मूव कर सकती है, नहीं करेगी, ठीक। तो इससे मुझे ये पता चला कि एक्सीलरेशन नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं होगी, लीनियर एक्सीलरेशन यहाँ पर होगा ही नहीं। और जब लीनियर एक्सीलरेशन नहीं है, इसका एक सिंपल मीनिंग ये हो रहा है कि जो हमारा डाइपोल है उसका लीनियर मोशन क्या है, जीरो, ठीक। सो लीनियर मोशन ऑफ डाइपोल इज जीरो, ठीक है। तो लीनियर मोशन नहीं होगा, लीनियर मूवमेंट नहीं होगी, मतलब डाइपोल ऐसे रखा हुआ है ना, तो कभी भी वो ऐसे नहीं जाएगा और ऐसे नहीं जाएगा, ठीक। तो ये वाली मूवमेंट तो बंद हो गई, क्यों, क्योंकि एफ नेट क्या आ गया उस पर जीरो, इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक, कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये आगे भी नहीं जाएगा पीछे भी नहीं जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। देखो इसी कॉन्सेप्ट से ना हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था टॉर्क 11 में, ठीक। तो याद करो सेकंड जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा कपल का, ठीक। तो मेरा एक डाइपोल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसे देखो, और इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक। इस पे फोर्स कितना लग रहा था, प्लस क्यू ई, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, माइनस क्यू ई। तो इसको जरा ध्यान से देख के बताओ, यहां पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों का सेम है ना, मतलब जब भी ऐसा होता है, ठीक, तो इसको हम कपल कहते हैं। तो दो इक्वल और अपोजिट फोर्स इस डाइपोल पे लग रहे हैं, तो जब भी दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक डाइपोल पे लग रहे हैं जिसको हम कपल कहते हैं, तो वहां चीज सीधे ना जाके क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है। जहां पर भी कपल आता है वहां पर चीज रोटेट करने लगती है, ठीक। सिंस, तो हम लिखेंगे सिंस डाइपोल इज एक्सपीरियंसिंग a couple inside uniform electric field, hence it will experience a torque, ठीक, क्योंकि इस पे कपल लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, इसीलिए ये क्या करेगा, टॉर्क महसूस करेगा यहां पर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब इस पे टॉर्क लगना है, ठीक, तो उसी टॉर्क को हमें कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करा जाए ये देखते हैं। अब याद करो बच्चों, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या था, ठीक। तो जब भी हमने टॉर्क पढ़ा था, ठीक, टॉर्क को किससे दिखाते हैं, टॉर्क को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक। और याद करो जब भी टॉर्क निकाला जाता है किसी चीज पे तो उसका फॉर्मूला होता है आइदर ऑफ फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स ले लो जो उस पे लग रहा है, आइदर ऑफ फोर्स, ठीक, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके, फोर्स के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फोर्स,
ठीक, तो अगर मैंने ये दो चीज यहाँ पर पुट कर दी तो हमारा क्या चीज कैलकुलेट हो जाएगा, टॉर्क। तो पहली चीज मुझे ये निकालनी है, दूसरी चीज ये निकालनी है। तो चलो फिर से इसको निकालने के लिए ना फिर से मुझे उसी डायग्राम पे ही जाना पड़ेगा। तो फिर से मैं एक बार डायग्राम बना दे रहा हूँ, उतना लेंथियर नहीं बनाना, लेकिन इस बार सिंपल बना रहा हूँ। आई होप तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ देखो, एक मैंने ऐसे एक डाइपोल रखा था, ठीक, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, एक फोर्स इस पे लग रहा था इस डायरेक्शन में, और मैं कह रहा था कि इस पे लगने वाला फोर्स कितना है, प्लस क्यूई, राइट। एक फोर्स इस पे लग रहा था इस डायरेक्शन में, और मैं ये भी कह रहा था कि इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, माइनस क्यूई। ठीक, याद करो ये जो लेंथ हो रही थी ना, ये लेंथ कितनी थी यहाँ पर, 2a। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने ये बताया था कि इस डायरेक्शन में क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, इधर जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना है इस फोर्स के और इस फोर्स के। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ ड्रॉ कर दूं, ये देखो जरा ध्यान से, ऐसा करके, ठीक, तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये ए बी जो यहाँ पर ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, क्या ये इन दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है? जरा ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो गई क्योंकि 90 बन रहा है यहाँ पर, ठीक, और यही वाली डिस्टेंस इस फोर्स के भी परपेंडिकुलर हो गई क्योंकि यहाँ पर 90 बन रहा है। तो मेरा एम है यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करना, राइट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये एंगल थीटा था, ठीक, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, ये डाइपोल मोमेंट था, तो मान लो ये एंगल थीटा है। याद करो हम किसी भी चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक, दो 90 डिग्री में रिजॉल्व कर सकते हैं ना। तो अगर मेरे पास ऐसे कोई भी एक चीज़ होती है जो थीटा एंगल पे है, तो मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, ठीक, ऐसे करके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में। अच्छा, जिसके साथ एंगल होता है, ठीक, वो उसके साथ हमेशा क्या आता है, कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं होता उसके साथ क्या आता है, साइन थीटा, ऐसा करके, ठीक। तो अगर मैं इस 2a को, ये जो 2a तुम्हें दिख रहा है ना, इसको रिजॉल्व करूंगा तो एक डिस्टेंस ये आएगा और एक डिस्टेंस ये आएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा, ठीक, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a साइन थीटा। बहुत इजी है, ठीक। अगर ऐसे ये कंपोनेंट रिजॉल्व करके तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इससे भी बहुत एक इजी मेथड है, सिंपल यूज करो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या कह रही है कि मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल है, ये देखो ऐसा करके एक ट्राइंगल है ना, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 2a, ठीक, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर और ये हो गई हाइपोटेनस। अब हमारा एम क्या है, परपेंडिकुलर निकालना। अब देखो, और ये सॉरी इसको, ये हो गया बेस, ठीक, और ये है हमारी हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो मुझे कैलकुलेट करना है, और हाइपोटेनस यहाँ पर कितना है, हाइपोटेनस की लेंथ है 2a, तो बताओ परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा, ठीक। और ये देखो यही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, 2a साइन थीटा। तो बहुत ईजी है, चाहे इसको इस तरीके से करो या इस तरीके से। तो देखो टॉर्क निकालने के लिए जो चीज़ जरूरी था ना, वो था कोई सा भी एक फोर्स, तो कोई सा भी मैं एक फोर्स ले लूंगा, ठीक, और जनरली मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्यू ई लेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है, 2a साइन थीटा। तो चलो अब टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड जो पार्ट था जो हमें कैलकुलेट करना है वो है टॉर्क। टॉर्क होता है आइदर ऑफ फोर्स, जो भी तुम कहते हो, ठीक, इधर ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कोई सा भी एक फोर्स मैंने ले लिया QE, ठीक, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, 2a साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 2a साइन थीटा, ये हो गया हमारा 2a साइन थीटा, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q इंटू 2a ई साइन थीटा, लिख सकता हूँ, ठीक, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं आपस में, तो Q इंटू 2a ई साइन थीटा। अब याद करो, जब भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी हम डाइपोल का केस करते हैं ना, डाइपोल का, तो उसमें डाइपोल मोमेंट से जवाब देना बहुत जरूरी होता है। तो डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ रखा है कि P क्या होता है, P होता है Q इंटू 2a, ठीक। तो देखो इस फॉर्मूले में कहीं तुम्हें डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, ये रहा, ठीक। तो इसको मैं लिखूंगा PE साइन थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा टॉर्क के, राइट। अब जरा ध्यान से देखो, ये मेरा टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब इसी टॉर्क को ना हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो है क्या है,
टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, ये साइन थीटा हटाना है बस, ठीक। याद करो, जब भी साइन थीटा हटाते थे तो क्रॉस लगाया जाता है, ये लिख लेना। जब भी साइन थीटा कहीं हटाया जाता है ना तो उसकी जगह क्रॉस लगाया जाता है, और जब भी कॉस थीटा हटाया जाता है तो उसकी जगह डॉट लगाया जाता है, ठीक। ये हमने 11th में कर रखा है। तो बताओ टॉर्क वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, P क्रॉस E, ठीक। ये बिल्कुल सही है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म और ये हो गई वेक्टर फॉर्म, ठीक। अच्छा, क्या याद रखना है इसको, कभी भी टॉर्क को ना E क्रॉस P मत लिख देना, ठीक, क्योंकि याद करो A क्रॉस B और B क्रॉस E में बहुत फर्क होता है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होती है, वेक्टर डिफरेंट हो जाता है, ठीक। तो हमेशा जब भी मैं कहूँ टॉर्क निकालो तो टॉर्क क्या बोलोगे तुम, P क्रॉस E। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक नोट करने वाली क्या क्या चीजें थी, ध्यान से देखना, अभी तक हमने क्या क्या नोट करा यहां पर, ठीक। भाई नोट करने वाली चीज देखो, पहली चीज क्या थी कि इफ ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, तो उस पे एफ नेट क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक। और जब एफ नेट जीरो होगा तो वहां पर कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, नो लीनियर मोशन, ठीक। सेकंड चीज हमने जो नोट करी कि अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कपल लगता है, दो फोर्स लगते हैं, ठीक। व्हेन ए डाइपोल is placed in uniform E, it will experience a couple, ठीक, and hence a torque। तो याद रखना, ठीक। और जो वो टॉर्क की वैल्यू जो आ जाती है ना, वो अभी हमने कैलकुलेट कर ली, टॉर्क की वैल्यू आती थी PE साइन थीटा, ठीक। और इसका जो वेक्टर फॉर्म आता था वो क्या आ जाता था, वो आ जाता था P क्रॉस E, ठीक है। तो अगर देखो मैं तुम्हें सिंपल ऐसे पूछूं, ये हमारी डाइपोल मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, ठीक, और ये रही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बताओ यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो बहुत सिंपल है, तुम्हें क्या करना है, पी क्रॉस ई करना है। देखो पी से ए की तरफ, ई की तरफ वेक्टर घुमाना, तो ये रहा पी से ई की तरफ घुमाना है, तो थंब कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन, ठीक, थंब कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन, ऐसा करके इनटू द प्लेन जा रहा है, ये है हमारा टॉर्क। सो टॉर्क विल बी इनटू द प्लेन फॉर द गिवन केस, इस केस के लिए, ठीक। अब जो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ नीट एंड जेई। जरा ध्यान से समझना ये थर्ड पॉइंट है क्या, ओके। तो थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, अच्छा टॉर्क का जो फॉर्मूला था ना वो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, PE साइन थीटा, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या ये टॉर्क जो इस डाइपोल पे लग रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक, क्या उसकी वैल्यू कांस्टेंट है या लगातार चेंज हो रही है, ठीक। तो आप कहोगे चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है, आपको यहाँ पर ये साइन थीटा दिख रहा है, ठीक, टॉर्क किसके हिसाब से वेरी कर रहा है, साइन थीटा। और साइन थीटा का कर्व कैसे होता है, जल्दी बता दो, साइन थीटा का कर्व ऐसे जाता है, ये देखो ऐसे करके, ठीक। मतलब टॉर्क की वैल्यू एक जगह पॉजिटिव होगी और टॉर्क की वैल्यू एक जगह नेगेटिव होगी, ठीक। याद रखना ऐसा कब होता है, ठीक, ऐसा तब होता है जब चीज प्योरली रोटेट नहीं कर रही है। मतलब जब भी मैं एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूंगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो प्योरली रोटेट कभी नहीं करेगा। प्योरली रोटेट वो तब करेगा जब टॉर्क की डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक। टॉर्क अगर सिर्फ ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है तो ही वो ऐसा घूमेगा, ठीक है। और अगर टॉर्क सिर्फ नीचे एक्ट कर रहा है तो वो ऐसे घूमेगा,
ठीक, लेकिन अगर एक जगह टॉर्क पॉजिटिव हो रहा है और वहीं पर दूसरी जगह टॉर्क क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, तो याद रखना वहां पर चीज कभी भी प्योरली रोटेट नहीं करती, रादर वो वहां पर क्या कर रही हो, ऑसिलेट कर रही हो। ठीक, सो यहां पर मुझे एक चीज समझ में आई कि डाइपोल इज नॉट प्योरली रोटेटिंग in uniform electric field, ठीक, but it is oscillating, ठीक, inside यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो याद रखना क्योंकि टॉर्क एक जगह पॉजिटिव हो रहा है, मतलब टॉर्क की डायरेक्शन एक जगह ऊपर आ रही है और एक जगह टॉर्क नीचे हो जा रहा है, और जब भी ये होता है तो वहां पर प्योरली रोटेशन ना होके चीज क्या करती है, ऑसिलेट करती है। तो जब भी मैं एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो वो वहां पर क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। देखो ऐसे ऑसिलेट करेगी। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरीके से, ठीक, और मैंने एक डाइपोल ऐसे रख दिया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये देखो इनिशियली ऐसे रखा तो ये ऐसे करेगा, ऐसे ऑसिलेशन और फिर ऐसे ऑसिलेशन, ऐसे ऑसिलेशन और फिर ऐसे ऑसिलेशन, मतलब यहाँ पर ऑसिलेशन हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, और जहां पर भी चीज ऑसिलेट कर जाती है ना, वहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। ठीक, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो अब हमें नेक्स्ट में क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है एक डाइपोल का जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है और ऑसिलेट कर रहा होता है। तो चलो फोर्थ पॉइंट में हम टाइम पीरियड निकालें उस डाइपोल का जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, सो फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया टाइम पीरियड of an oscillating electric dipole in uniform electric field। ठीक, ये हमें करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना मैं कुछ बेसिक करा दे रहा हूं जल्दी से। ये बेसिक कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना है आपको। ठीक, तो बेसिक वही 11th वाला कुछ रिमाइंड करा रहा हूं। तो रिमाइंड करो, जब भी यहां पर एक स्प्रिंग होती है मेरे पास और एक स्प्रिंग को खींच देता हूं मैं इस तरीके से, ठीक, तो उस पर एक रीस्टोरिंग, अगर मैं आप फोर्स यहाँ लगा रहे हो ना तो इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता था, और हम कहते थे कि ये स्प्रिंग ऑसिलेट कर रही है इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, -kx। ठीक है, और यहां पर ये रोटेट नहीं कर रही है स्प्रिंग, रादर देन ये लीनियर मोशन में। तो जब भी लीनियर ऑसिलेशन होता है हम ऐसी कुछ इक्वेशन लिखते थे वहां पर। ठीक है, अब बताओ फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन -kx। ठीक, और एक्सीलरेशन क्या आ गया, -kx/m। ठीक, और ये जो चीज होती थी ना हम इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते थे। तो एक्सीलरेशन लीनियर मोशन में क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस का। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, जब भी लीनियरली ऑसिलेशन होता है तो ऐसा करके एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अब जरा ध्यान से सोचो, इस चीज को सोचना जरूर। ठीक, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो लीनियर मोशन में नहीं है, वो लीनियरली ऑसिलेट नहीं कर रहा है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक, तो ये एंगुलर ऑसिलेशन एक टाइप का हो गया। ठीक है, सो एंगुलर ऑसिलेशन में याद करो, ए को अल्फा से दिखाते हैं, ठीक, ओमेगा को तो ओमेगा ही होता है, एक्स को थीटा से दिखाते हैं। ठीक, तो अल्फा इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये हो गया एंगुलर एक्सीलेशन फॉर ऑसिलेटिंग बॉडी।
ठीक, और ये हो गया लीनियर वाला। एक और चीज, अगर लीनियर और रोटेशन वाली चीज में मैं कोई रिलेशन बनाना चाहूं, तो क्या आपको याद है कि यहां पर अगर वेलोसिटी होता है, ठीक, तो यहां पर इसको ओमेगा से डिनोट करते थे, ठीक, यहां पर अगर ए होता है तो यहां पर इसको अल्फा से डिनोट करते थे, ठीक है। अच्छा, इस ओमेगा और इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है, ठीक। ये लीनियर क्या है, ये लीनियर ये एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पर जो फोर्स होता था, याद करो, वो क्या होता था, टॉर्क, ठीक। लीनियर में फोर्स को एफ से डिनोट करते थे, और जब भी कोई चीज़ रोटेट करती है तो उस पर टॉर्क लग रहा होता है, ठीक है। एक और चीज़ बता दो, अगर लीनियर में मैं मास को एम से डिनोट करता था, तो रोटेशनल वाली चीज़ में अगर कोई चीज़ रोटेट कर रही है तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिनोट करता था। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आपसे ये हो जाएगा, चलो करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, हम जानते हैं कि जब भी एक डाइपोल ऐसे करके रखा जाता है किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो उस पर फोर्स लग रहा होता है, और फोर्स की वजह से वो क्या कर रहा होता है, ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक। ये सब मैं बता बता के थक गया और आप भी सुन सुन के पक गए होगे, ठीक। तो ऐसा करके कुछ हो रहा था हमारे साथ फिनोमेना, ठीक है। तो इस पर एक टॉर्क लग रहा था, देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, ये था वो, तो ऐसा कुछ था सिनारियो हमारे पास। तो यहाँ पर इस पर एक टॉर्क लग रहा था। अच्छा, टॉर्क क्या है यहाँ पर, पी ई साइन थीटा, राइट। याद करो, जब भी रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में डिनोट हम करते हैं तो वहां पर नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि वो हमारे फोर्स के अपोजिट होता है। तो यहां पर भी जो टॉर्क है, ठीक, यहां पर जो टॉर्क है, वहां पर अगर मैं रीस्टोरिंग टॉर्क की बात करूं तो वो चीज कितनी आ जाएगी, वो चीज आ जाएगी माइनस पी ई साइन थीटा, जिसकी वजह से ऑसिलेशन हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, ठीक है, तो याद करो साइन थीटा अप्रोक्स इक्वल हो जाता था कॉस थीटा के, और ये इक्वल हो जाता था थीटा के, ठीक। इसकी डेरिवेशन है अलग से, फॉर्मूले होते हैं ना दोनों के, और फॉर्मूले से पता लग जाता है कि ये थीटा के इक्वल है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर एंगल बहुत स्मॉल होता है तो थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा, सॉरी यहाँ टेन थीटा आएगा, ठीक, टेन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के, ठीक है। और हमने पढ़ा है 11th में कि हम जो भी फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए करते हैं, ठीक। तो स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए एंगल्स क्या हो जाएंगे, बहुत स्मॉल, और साइन थीटा टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के। तो यही जो हमारी इक्वेशन है रिस्टोरिंग टॉर्क वाली, ठीक, वो क्या हो जाएगी, माइनस पी ई थीटा, राइट। अब याद करो, जैसे कि फोर्स एम ए होता है, ठीक, वैसे ही टॉर्क क्या होगा, आई अल्फा होगा ना, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए की जगह अल्फा, ठीक। लीनियर से एंगुलर में आने का तरीका ये। तो इस रीस्टोरिंग टॉर्क की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई अल्फा, आई अल्फा मेरा हो जाएगा माइनस पी ई थीटा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे देखना, तो हमारे पास आई अल्फा कितना आ गया था, माइनस पी ई थीटा। तो बताओ यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा माइनस पी ई थीटा डिवाइड बाय आई। ये पहली इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक। नाउ वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, नाउ वी नो दैट एक्सीलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, ठीक, क्या होता है, अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। देखो मैंने यहाँ आपको ड्राइव करके बताया था कि ये देखो कि अल्फा यहाँ पर कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, याद याद रखना। तो मैंने बस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया है, इसको और इसको इक्वेट कर दो, ठीक। तो जब हम इसको और इसको इक्वेट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस पी ई थीटा डिवाइड बाय आई इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक। कैंसिल हो गया इससे, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ई आई, पी ई डिवाइड बाय आई, ठीक।
यहां से मुझे पता चला कि मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट पी ई डिवाइड बाय आई। अब याद करो ओमेगा थीटा बाय टी के इक्वल था, और मैंने ये आपको बताया अगर टाइम पीरियड को अप्रोच करता है तो एंगल कितना हो जाता था, 2 पाई हो जाता था। ठीक है, तो ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 2 पाई बाय टी, और यही किसके इक्वल हो गया, पी ई डिवाइड बाय आई के। ठीक, ये रहा ओमेगा, और इस ओमेगा को मैंने यहाँ लिखा है और उसका 2 पाई बाय टी हो गया, और ये पी हो गया। तो बताओ यहाँ से टाइम पीरियड, यहाँ से टाइम पीरियड मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी, इसको यहाँ ले जाओ रिवर्स कर दो, तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाय पी। ठीक, तो ये टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी करा है एक सिंप्लीफाइड नोट लिख रहा हूं। ठीक, एफ नेट 0 होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हैं ये, याद रखना, ये जो केस कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा टॉर्क लगता है पी साइन थीटा, तीसरी चीज ऑसिलेट करता है। ठीक है, और चौथी चीज जब वो ऑसिलेट करता है तो टाइम पीरियड कितना होता है बता दो, 2 पाई अंडर रूट आई पी। तो यहां तक देखो केस था किसका, जब हम डाइपोल को किस में प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूं कि अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो क्या क्या होता है। राइट, चलो आगे देखते हैं। सो ये हमारा बी पार्ट है। ठीक, बी पार्ट क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in non-uniform electric field, non-uniform electric field। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहली बात यहां पर नोट करने वाली चीज देखो क्या है, पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, है ना, कुछ इस तरीके से, ये देखना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी हो सकती है। ठीक है, ये तो हमारा देखने का नजरिया है इसको, ये देखो एक इसके अंदर से ऐसे बना देता हूँ, ये बना दी, ये देखो। ठीक, तो अगर मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक, ये ए रीजन है ये बी रीजन है, तो अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा है, तो देखो याद रखना एक चीज़, जहाँ पर भी स्पेसिंग कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक, जहाँ पर भी स्पेसिंग क्या होती है, कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई ए। ठीक, और यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी ई बी। तो अगर मैं कहूँ इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पर स्पेसिंग कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच। ठीक, तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये ज़्यादा होगी। ठीक, तो मैं लिखूंगा ई ए विल बी ग्रेटर देन ई बी। आई होप पहली चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, जरूरी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ना पॉइंट टू पॉइंट डिपेंड कर सकती है, नॉन यूनिफॉर्म वाली, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी कहीं पर कम होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे डिफरेंट है किसी पॉइंट पे डिफरेंट है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड कर जाती है, ये चीज़ आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हटा के इसके ऊपर लगाते हैं, हाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पोजीशन वेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, और पोजीशन वेक्टर आर से डिनोट करते हैं। लेकिन याद करो जो नॉन यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हर जगह क्या है, सेम है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, ये चारों जगह क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ठीक, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, इसकी नहीं है यहाँ पर डिपेंडेंसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ तो आपको ऐसे लिखना रहेगा। अब जरा देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं, तो यही रीजन मान लेते हैं हम। ठीक, ऐसा ही एक रीजन मान लेते हैं, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे करके,
ठीक है, और ये हमारा ए रीजन था, ये हमारा बी रीजन था। अब मैंने इसमें रख दिया एक डाइपोल। अब जरा ध्यान से देखना, ये मेरा वो डाइपोल है, ठीक, ये वो डाइपोल है। तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक। सिमिलरली देखो ये वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा होगा, बहुत सारा पॉजिटिव रहा होगा ना, और यहाँ पर क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा, तभी तो इधर से इधर जा रही है। याद रखना, ये तो बस मैंने रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। कहीं आप एग्जाम में ये बनाया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब देखो ये वाला पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये देखो इस डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो ये फोर्स हो गया कौन से चार्ज पे, प्लस क्यू ई चार्ज पे, और ये फोर्स हो गया किस पे, माइनस क्यू ई चार्ज पे, ठीक। तो अब देखो मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा हूँ, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ठीक। और प्लस क्यू चार्ज किस रीजन में रखा हुआ है, बी रीजन में रखा हुआ है, ठीक। प्लस क्यू चार्ज, तो ये होगा प्लस क्यू। अच्छा ई को ना, अब ये क्योंकि ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में अलग है, इस रीजन में अलग है, तो मैं यहाँ ई बी को दिखा रहा हूँ, ठीक। तो ये हो गया ई बी, ठीक। सिमिलरली फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, तो बताना ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस क्यू ई ए, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, सिंस ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, ये मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो एफ ए वाला जो फोर्स होगा, ठीक, वो ज्यादा होगा किससे, एफ बी वाले फोर्स से। मैंने यहाँ एफ ए और एफ बी तो लिखा नहीं, बस ये लिखा है माइनस क्यू, मतलब इस वाले चार्ज पे फोर्स क्या लग रहा होगा, ज्यादा। फोर्स ऑन माइनस क्यू विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑन प्लस क्यू। सिंपल देखो ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है माइनस क्यू वाले पे, तो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा इसके कंपैरिजन में, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। इतना डरने वाली बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर अब एफ नेट आपसे कहूँ, एफ नेट क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई दोनों को ऐड कर दो, ठीक, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू इसको ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया क्यू ई बी माइनस क्यू ई ए, ठीक। क्यू कॉमन निकाल लो, क्या हो गया ये, ई बी माइनस ई ए, ठीक, एफ नेट। एक बात याद रखो, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, देखो ई ए ज़्यादा बड़ा है ई बी के कंपैरिजन में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एफ नेट की, नेगेटिव, ठीक, और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस पे फोर्स ज़्यादा है, इस पे फोर्स कम है, तो बताओ ये डाइपोल किधर जाने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, देखो, ठीक। तो क्या इसकी लीनियर मोशन यहाँ पर हो रही है, आप बोलोगे हाँ इसकी लीनियर मोशन मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर एफ नेट जीरो नहीं हो रहा, यहाँ पर एफ नेट नॉन जीरो है, ठीक। एफ नेट हेयर इज नॉन जीरो, जीरो नहीं है, तो जब एफ नेट जीरो है तो यहाँ पर लीनियर मोशन पॉसिबल है, ठीक, लीनियरली मूव कर रहा होगा, ये डाइपोल ऐसे मूव कर रहा होगा इस तरफ, ठीक। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ देखो थोड़ा बहुत ना इसमें रोटेशन भी आ रहा होगा, ठीक, क्योंकि ये कपल जैसा कुछ एक्ट कर रहा है ना ये फोर्स, ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत क्या आ रहा होगा, टॉर्क भी आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला, यहाँ पर नोट करने वाली देखो क्या क्या चीज़ पता चली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, नोट करने वाली पहली चीज़, ठीक, कि भाई व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in non-uniform electric field, तो वहां पर कभी भी एफ नेट जीरो नहीं होता। इसका मतलब लीनियर मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक, और इसका मतलब है लीनियर मोशन होगा, याद रखना, ठीक। दूसरी चीज, क्योंकि वहां पर ये देखो ऐसे था ना कुछ, और ऐसे करके फोर्स तो लग रहा है, ठीक, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, इस पे जो फोर्स लग रहा था वो क्यू ही लग रहा था, और यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा था, माइनस क्यू ही। हालांकि यहाँ पर इन फोर्स, ये दोनों फोर्स थे वो अलग अलग थे, ठीक।
ये जो फोर्स माइनस क्यू वाला था वो ज़्यादा था किससे, बी वाले से। तो यहाँ पर लीनियर मोशन तो हो ही रहा था और कपल जैसा कुछ बन भी रहा है, तो टॉर्क भी एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो टॉर्क ऐसे गिवन होगा, पी क्रॉस सिर्फ ई नहीं, ई किस पे डिपेंड कर रहा है, पोजीशन वेक्टर पे, मतलब हर पोजीशन पे चेंज हो रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये होगा किसमें, नॉन यूनिफॉर्म वाले केसेस में। ठीक है, यहां पर भी अब दो केस आ जाएंगे, देखो यहां पर भी दो तरीके के केस बन सकते हैं। ठीक, जब व्हेन डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, डाइपोल मोमेंट लिख लो, व्हेन डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक, तो उस पर बताओ टॉर्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा पी क्रॉस ई आर। ठीक, और जब क्रॉस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पी ई आर साइन जीरो। ठीक, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर कितनी लग रही होगी, जीरो। तो जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो टॉर्क कितना लग रहा है, जीरो। और इसी का उल्टा समझ लो, सेकंड केस, व्हेन डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल। ठीक, एंटी पैरेलल है जब, तब बताओ क्या होगा, एंटी पैरेलल टू ई, मतलब डाइपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। ठीक, तो डेफिनेटली इनके बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल कितना हो गया था, 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा पी क्रॉस ई आर। ठीक, और टॉर्क हो जाएगा पी ई साइन 180, और साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है। तो आप बहुत सारे केसेस निकाल सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी किसमें, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाता है किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी। तो जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो एफ नेट 0 नहीं होता। ठीक, और जब टॉर्क भी लग रहा होता है उस पर, ठीक, तो सारी चीज़ होती हैं। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है, देखो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है अब, कि ऐसे करके क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in non-uniform electric field, ठीक, तब बताओ उसके 4 ऑप्शन गिवन थे, बोथ लीनियर एंड एंगुलर मोशन इज पॉसिबल। ठीक, बी ओनली लीनियर मोशन इज पॉसिबल, सी only rotational motion is possible, और डी none of these। ठीक, रेस्ट पे रहेगा वो। तो देखो इसका सबसे अच्छा क्या क्या हो जाएगा, बताओ इसका आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, तो जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर लीनियर और एंगुलर मोशन दोनों होते हैं। ठीक है, और जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर उसके पास सिर्फ क्या होता है, ओनली उसके पास रोटेशनल मोशन होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा। तो ये थी आज अभी तक की क्लास। आई होप आपको डाइपोल सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अब जो इसके बाद करने जाएंगे वो गॉस थ्योरम करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 11 में। और हाँ, अगर आपको ये चीज़ सारी चीज़ समझ में आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ। और लाइक ज़रूर करा करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर समझ में आया है तो लाइक भी करो। ओके, थैंक यू।